हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो जैसा कि दोस्त हमने अपने पिछले वाले वीडियो में 2 यूनिट आपका करा दिया था। तो हमने कहा था हमने नेक्स्ट आगे आपका तीसरा यूनिट का कराएंगे। तो फ्रेंड देखिए, आप सभी का तीसरा यूनिट लाए हैं आप सबके सामने। मशीन का तीसरा यूनिट जो है आप सभी का 3 फेज इंडक्शन मोटर फर्स्ट। तो इसमें चलिए हम बताते हैं कि पहले तो इसको हम बता देते हैं कि इस सिलेबस में क्या है। 3 यूनिट के तीसरे सिलेबस में आपके तो सिलेबस क्या है। तो देखिए, तो इसमें कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, मतलब कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का है। उसके बाद है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है आप सभी को। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, इसके ऑपरेशंस के बारे में बताना है। फेजर डायग्राम के बारे में बताना है। इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बताना है। टॉर्क एंड पावर के बारे में बताना है। टॉर्क एंड पावर इक्वेशन के बारे में बताना है। टॉर्क स्लिप का जो कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो बताना है। नो लोड एंड ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के बारे में बताना है, ठीक। और इफिशिएंसी बताना है। तो मतलब इतना पॉइंट आप सभी के यूनिट 3 में दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे अपने इसी के मतलब इस 1 घंटे की वीडियो में इतना सारा टॉपिक क्लियर करने का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे आप सभी को सारी चीज़ें समझाने की। तो दोस्त वीडियो में पूरा बने रहिएगा लास्ट तक, तब इतना अपना पॉइंट जो है आपके एग्जाम देने से पहले आप देख करके क्लियर कर लीजिए, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खासकर एक आप बीटेक कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, फिर या फिर चाहे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आप चाहे बीटेक कर रहे हैं चाहे नहीं भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए है। इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड जैसा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से वीडियो बनाया जाता है। तो फ्रेंड जैसा कि आपका एग्जाम खत्म भी हो जाएगा तो भी आपकी वीडियो आते रहेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे रिलेटेड। आपको जिस भी टॉपिक की प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो आप सबका बनता रहेगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में दिक्कत होगी उस सब्जेक्ट पर कमेंट करिएगा, उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनेगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम फ्रेंड्स मोटिवेट रह सकें और ऐसे आप सबके लिए हमेशा वीडियो लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबके सामने मेरा नोट्स आ गया है। तो अपने नोट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्त वैसे बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो मेन चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम दृष्टिकोण से, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, बस फटाफट बताते हुए निकलेंगे सारे टॉपिक को। तो चलिए फर्स्ट हमने बात किया था इंडक्शन मोटर के, 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन पे। तो पहले चलिए इसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं, ठीक। तो देखिए आप सबके सामने इंडक्शन मोटर्स हैं यहाँ पे। तो इंडक्शन मोटर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर्स, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर्स, ठीक। तो आपका इंडक्शन मोटर 2 टाइप्स का होता है, क्या क्या, इट्स स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर्स, ठीक। और देखिए आगे, बस फ्रेंड्स बातें ध्यान से सुनते जाइएगा और कोशिश करिएगा कि चीज़ें लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वह इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके योग की। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम हमने बना रखा है ये आप सभी का यही है योग, ठीक। ये है योग। अब योग होता क्या है, किसका बना होता है, योग बना होता है कास्ट आयरन का, किसका, कास्ट आयरन का, या फिर बना होता है कास्ट स्टील या फिर फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता है आप सभी का योग, ठीक। चलिए आगे, इंडक्शन मोटर जो होता है वो उसका 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक जो पहला पार्ट होता है वो स्टेटर और दूसरा पार्ट से जो होता है वो रोटर होता है, ठीक। तो चलिए पहले हम बता देते हैं स्टेटर होता क्या है, ठीक। तो पहला है, इट इज मेड बाई लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। लेमिनेशन इज डन टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। तो जो आपका स्टेटर होता है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और लेमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि कि ईडी करंट लॉसेस कम आए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें फ्रेंड्स आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जैसा कि हम बता रहे हैं। और दोस्त कमेंट जरूर करिएगा कि जो हम बता रहे हैं चीज़ें वो समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही, कैसी लग रही है, ठीक। आगे आगे, इन द स्टेटर एट इनर फेरी फेरी स्लॉट्स आर फॉर्म। स्टेटर के इनर फेरी फेरी पर स्लॉट्स होते हैं, ठीक। देखिए ये है स्लॉट्स, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख रखा है हमने, एट इनर फेरी फेरी एंड ईच स्लॉट आर इंसुलेटेड विथ ईच अदर। इसके इनर फेरी फेरी पर स्लॉट्स होते हैं और स्लॉट्स एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक। चलिए आगे, स्टेटर इज सपोर्टेड बाय योक। जो आपका स्टेटर होता है
स्टेटर जो ये है ये सपोर्ट करता है इसका योक। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अब योक क्या होता है। ठीक, तो देखिए रोल ऑफ योक, स्टेटर को सपोर्ट या सहारा देना, ये योक का काम है। ठीक, और दूसरा पॉइंट, योक इज मेड बाय हाई परमिबिलिटी मटेरियल लाइक कास्ट आयरन और कास्ट स्टील बिकॉज इट कैरी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, योक जो होता है वो हाई परमिबिलिटी मटेरियल का बना होता है लाइक कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील। बिकॉज क्यों ऐसा बनाया जाता है हाई परमिबिलिटी मटेरियल का, क्योंकि इसे मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करना रहता है, मैग्नेटिक फील्ड को उसमें मतलब एक डायरेक्शन दे करके नचाना रहता है, इस वजह से इसको ऐसा बनाया जाता है। ठीक, और तीसरा पार्ट देखिए क्या है योक का काम, योक मशीन के आंतरिक हिस्सों को बाह्य आघातों से बचाता है। तो मतलब योक प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से। ठीक, और चलिए चौथा पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है स्टेटर हैविंग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। स्टेटर में जो होता है 3 फेज की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। ठीक, तो ये देखिए स्टेटर आप सबके सामने आ गया है। यहाँ पे 3 फेज की देखिए इसको वाइंडिंग देते हैं और तीनों फेजों का जो फ्लक्स होता है, एक 5-1 होता है, एक 5-2 होता है, एक 5-3 होता है। अब इसका तो डेरिवेशन होता है बेकायदे, और जो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लक्स जो आएगा रिजल्टेंट, डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं। इसका जो रिजल्टेंट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का 1/3 फाइम आता है, और जो रोटेट करता है क्लॉकवाइज सिंक्रोनस स्पीड से। क्योंकि दोस्त देखिए हम डायरेक्ट ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम डेरिवेशन कराने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपकी सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी जो चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, बात यह कि एक वीडियो में सभी चीज़ों को टारगेट लेना है, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। बाकी आगे अभी जब आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मतलब अच्छे से हर टॉपिक की वीडियो लाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हमने लिख रखा है। तो देखिए when 3 phase balance supply is given to the input of stator of induction motor in which 3 phase distributed winding is provided, a rotating magnetic field will produce। जब हम स्टेटर को 3 फेज का बैलेंस सप्लाई उसको देते हैं इंडक्शन मोटर के स्टेटर को, तो उसमें 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। जो 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, इसी को हम 3 फेज की सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब हम यही आप सबको बताए थे, यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी मैग्नीट्यूड में ये होगी 3/2 मतलब 1.5 फाइम होगी, और ये रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज। ठीक, तो देखिए आगे दूसरा पॉइंट जो है इसमें देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 3/2 फाइम एंड रोटेशनल स्पीड इज ns 120 f/p दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, तो यही चीज़ हम बताएं अभी जस्ट। चलिए तीसरा पॉइंट जो है वो देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑन द फेज सिक्वेंस ऑफ द इनपुट सप्लाई ऑफ स्टेटर। ठीक, देखिए बताएं जो डायरेक्शन होगा रोटेशन का वो डिपेंड करता है कि आपका जो इनपुट का जो मैग्नीट्यूड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो किधर मूव कर रहा है। ठीक, और देखिए आगे, इन आवर एक्सप्लेनेशन विथ पॉजिटिव फेज सीक्वेंस RYB द रोटेशन फील्ड विल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस देंगे, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस मतलब है RYB देंगे, तो हमारा जो रोटेटिंग फील्ड होगा वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, एंड इफ़ द फेज सीक्वेंस विल चेंज लाइक RBY, जैसे यहाँ पे देखिए था RYB, यहाँ पे देखिए हमने फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया RBY कर दिया है, तो देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग फील्ड विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज फ्रेंड्स रोटेट नहीं करेगा, अब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये देखिए रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, तो जो रोटेशन इसका जो मैग्नेटिक स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो आपका जो रोटर होगा वो भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब ये देखिए ये और भी हम इसको भी बताएंगे कि ये क्लॉकवाइज रोटर क्यों रोटेट करने लगा। ठीक, और देखिए जब हम इसको
जो फेज सीक्वेंस हम चेंज कर दिए, RBY कर दिए। देखिए यहाँ पे हमने RYB किया था, यहाँ पे देखिए हमने RBY कर दिया। तो जो इसका जो फ्लक्स है इसका स्टेटर पे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा NS गति से, ठीक। और जो आपका रोटर है NR गति से वो भी एंटी क्लॉकवाइज गति करने लगेगा। अभी हम चलिए इसको बताएंगे कि NR और NS मतलब गति से, मान लो ये तो चलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि 3 फेज की सप्लाई इसके स्टेटर पे दिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है और कोर को ऐसा बनाया जाता है कि सप्लाई देते ही इसमें जो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्लॉकवाइज या फिर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आप फेज सीक्वेंस दिए रहेंगे उस हिसाब से नाच घूमने लगेगा, ठीक। लेकिन ये आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि NR कैसे घूमने लग रहा है, जब ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉकवाइज, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इस चीज़ को अभी हम आगे बता देंगे, क्लियर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अब आ गया, इसी में बताएंगे हम। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो आपका देखिए कंस्ट्रक्शन एक प्रकार से खत्म हो गया, अब दूसरा पॉइंट चालू हो गया है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये इंडक्शन मोटर्स है, NS गति से रोटेट कर रहा है, RYB पॉजिटिव फेज सीक्वेंस यहाँ पे हमने दिया है इसके स्टेटर के, और देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है 3/2 φm है, और NS गति से क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक। तो देखिए आगे इंडक्शन मोटर्स जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर्स, एक होता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर, या फिर इसी को बोलते हैं फेज वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर, ठीक। अब आगे देखिए स्टेटर इज सेम टू सेम इन बोथ ऑफ इंडक्शन मोटर, ओनली देयर इज डिफरेंट इन द रोटर। तो इसका और इसका मतलब कि स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर्स दोनों का जो स्टेटर होता है वो सेम होता है, बस अंतर रोटर में होता है, ठीक। चलिए आगे, तो चलिए पहले हम बताएंगे आप सभी को केज टाइप रोटर या फिर स्क्वायरल केज टाइप रोटर, ठीक। तो देखिए केज टाइप रोटर क्या होता है, ये देखिए आपका केज टाइप का रोटर है, पहले हम इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे इसका स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर को, ठीक। तो पहले चलिए इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें स्लॉट्स जो होते हैं इसके रॉड लगे होते हैं, और इंड में इसको एक शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है किसी मेटेलिक कंडक्टर के द्वारा, मतलब किसी क्या जिसका ये बार्स रहेगा उसी मेटेलिक कंडक्टर के द्वारा इसको शॉर्ट कर दिया जाता है इंड रिंग पर, ठीक। तो देखिए रोटर इज मेड बाय लेमिनेटेड स्टील इन विच स्लॉट्स आर मेड, ठीक। तो रोटर जो होता है आपका सभी का लेमिनेटेड स्टील के द्वारा बने होते हैं। आगे देखिए इन द रोटर स्लॉट्स कॉपर और एल्यूमिनियम और ब्रास और ब्रॉन्ज मेड बार्स एंड और रॉड्स आर एम्बेडेड, ठीक। तो उम्मीद करती चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत खास कुछ नहीं था, कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए दीज कंडक्टर्स आर अनइंसुलेटेड, और आगे है द स्लॉट्स इन द रोटर इज मेड नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द शाफ्ट। तो जिसके जो इसके स्लॉट्स होते हैं जो ये हैं, ये पैरेलल अपने शाफ्ट, ये देखिए यहाँ पे शाफ्ट है, अपने शाफ्ट के पैरेलल नहीं होते हैं, थोड़ा सा हल्का तिरछा रखे जाते हैं। इसका रीजन्स है, इसको एक प्रकार से जो तिरछा जो रखा जाता है इसको बोलते हैं स्कीविंग, और स्कीविंग इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो क्राउलिंग इफेक्ट है और कॉगिंग इफेक्ट है वो सारी चीज़ें कम हो जाए। तो क्राउलिंग और कॉगिंग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मतलब यूनिट 4 का जो वीडियो लाएंगे, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें हैं, क्राउलिंग कॉगिंग क्या होता है, कैसे कम होता है, क्यों उत्पन्न होता है, 7th हार्मोनिक्स, 3rd हार्मोनिक्स, 5th हार्मोनिक्स, तो ये सब सारी चीज़ें हैं उसमें, तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस इतना जानेंगे कि इसको स्कीविंग मतलब जो तिरछा रखा जाता है इसको कहते हैं स्कीविंग, और स्कीविंग इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉगिंग, क्राउलिंग या फिर आप बोले तो नॉइज, आपका नॉइज जो है कम हो जाए, ठीक। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में, अच्छा यही बोला है इट इज कॉल्ड ए स्कीविंग ऑफ ए कंडक्टर्स। ये स्कीविंग हमने स्पेलिंग गलत लिखा है, यहाँ पे यस लिखना चाहिए था, SKEWING। अच्छा लिखा है हमने यस, लेकिन काफ़ी दूर लिखा है, ठीक। चलिए आगे, रोटर्स बार आर शॉर्ट सर्किट एट ईच साइड ऑफ द रोटर इंड बाय थिक कंडक्टर कॉल्ड इंड रिंग ऑफ द सेम मटेरियल्स। 2 इंड रिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला है इंड रिंग एट ईच इंड, तो हमने बताया था शॉर्ट सर्किट किया जाता है उसके दोनों इंड पर, देखिए, और जो मटेरियल रहेगा वो सेम मटेरियल रहेगा जिसका कि ये बार रहेंगे, ये रॉड जो है इसमें लगे हैं उसी मटेरियल्स का ये भी रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है स्कीविंग इज डन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो स्कीविंग किया क्यों जाता है, देखिए स्कीविंग होता क्या है, इसके जो रोटर का शाफ्ट होता है इसके पैरेलल में ना रख करके स्लॉट्स को इसके हल्का सा तिरछा में कुछ एंगल दे करके रखा जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं स्कीविंग। तो स्कीविंग का रखा मतलब किया क्यों जाता है, तो देखिए इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क,
ये आपका मोर यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करता है स्कीविंग करने से। और दूसरा है इट रिड्यूस द नॉइज ऑफ द मशीन, ये मशीन की नॉइज को रिड्यूस करता है। तीसरा पॉइंट है इट प्रिवेंट द कॉगिंग एंड मैग्नेटिक लॉकिंग, तो ये प्रिवेंट करता है कॉगिंग से, और या फिर वो इसी कॉगिंग को बोल सकते हैं आप मैग्नेटिक लॉकिंग से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका रोटर्स रहा, ये स्लॉट्स हैं, ये साफ्ट है, साफ्ट के देखिए कोई भी पैरेलल नहीं लगाया, सब कुछ ना कुछ एंगल बना करके तिरछा रखे गए हैं। तो द स्क्वायरल केज टाइप रोटर। ठीक ठीक, बाकी इसी चीज़ को देखिए एक्चुअल में रियलिटी ये होती है, इसी चीज़ को ऐसा देखने पर, देखिए ऐसा देखने पर आँख से अगर आप ऐसे यहाँ पे खड़े होकर के देखेंगे इस चीज़ को सामने से, तो ऐसे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, देख रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक, ऐसा तो डायग्राम हर जगह ऐसा रहता है। ऐसा का मतलब नहीं है कि ऐसा ही होता है इंडक्शन मोटर्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, एक्चुअल में उसका रोटर देखिए ऐसा होता है, ऐसा। ठीक, इसको हम लोग यहाँ से खड़े होकर के देखते हैं तो हमें सिर्फ ये आगे वाले पार्ट दिखाई देते हैं, तो इस वजह से हम लोग ड्रा करने में आसानी हो ऐसा हमेशा ड्रा करते हैं। ठीक, चलिए अब हम बताएंगे आप सभी को 3 फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग के बारे में। तो इसका वर्किंग चलिए पहले अपने मन से बता देते हैं, नॉर्मली समझाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है एक्चुअली में कि इसके हम 3 फेज के स्टेटर पर जो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यहाँ पे की गई होती है इसके स्टेटर पर, उसको हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं। जब उसको 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जिसका मैग्नीट्यूड रहता है 3/2 जो सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब कि NS, जिसको सिंक्रोनस स्पीड हम बोलते हैं शॉर्टकट में NS, ये NS गति से क्लॉकवाइज रोटेट करता है आपके स्टेटर में। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पे स्टेटर के स्लॉट्स हैं, ये देखिए सॉरी रोटर रखे हुए हैं, इसके स्लॉट्स बोले या फिर बोले तो इसके वाइंडिंग, आप इसी चीज़ को इसके वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटर जो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके रोटर के स्लॉट्स को NS गति से काटता है। जब NS गति से काटता है फ्रेंड्स, होता क्या है, काटने से d∅dt जब कटती है तो आप जानते हैं उसमें एक EMF प्रोड्यूस होता है। ठीक, और जब EMF जो प्रोड्यूस होता है तो ये करता क्या है, यहाँ पे रोटर को हमने शॉर्ट सर्किट किया है, देखिए इसके इंड रिंग को शॉर्ट सर्किट किया है। तो इंड रिंग जो शॉर्ट सर्किट रहेगा तो ये इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगी। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो लेंज लॉ क्या कहते हैं, प्रभाव कारण का विरोध करता है। तो प्रभाव इसमें क्या है, करंट है। तो करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स के कटने के कारण। तो ये फ्रेंड क्या कोशिश करेगा कि फ्लक्स ना कटे, तो उसके लिए क्या करेगा, ये स्टेटर को तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि स्टेटर यहाँ पे स्थिर होता है। तो ये रोटर क्या करेगा, खुद स्वयं एक घूम जाएगा क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड जैसा कि जब क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो जो फ्लक्स जितना पहले कट रहा था अब ये उससे कम कटेगा। कहने का मतलब है जब कम कटेगा तो कम करंट जनरेट होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं भी आई होंगी तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके प्रिंसिपल को अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, नॉर्मली चलिए एक बार और बता देते हैं। होता क्या है, इसके स्टेटर पर हम 3 फेज की सप्लाई दिए तो इसमें एक 3/2 मैग्नीट्यूड का फ्लक्स का रोटेटिंग फील्ड इसके स्टेटर के NS गति से इसके क्लॉकवाइज इसमें घूमने लगी। ठीक, जो घूमने लगी तो यहाँ पे जो इसके वाइंडिंग है इसको ये फ्लक्स काटेगी कि किस वेग से काटेगी, सिंक्रोनस स्पीड से काटेगी। तो फ्लक्स से कटने के कारण आप जानते हैं फैराडे लॉ के अनुसार यहाँ पे EMF प्रोड्यूस होगा। जब EMF प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट है, हमने रोटर का सभी को शॉर्ट सर्किट्स कर रखा है, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी। जब एक करंट फ्लो होगी तो हमने यहाँ पे अब इसी पर आ जाएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या बोला है कि प्रभाव कारण का विरोध करेगा। तो प्रभाव क्या है, करंट है, अब एक कारण क्या है, फ्लक्स जो कट रहा है। तो अगर ये कोशिश करेगा कि फ्लक्स कम कटे ताकि कम करंट जनरेट हो, तो ये क्या करेगा, तो रोटर तो स्थिर नट बोल्ट से कसा है, स्टेटर तो नट बोल्ट से कसा है लेकिन रोटर तो नहीं कसा है। तो रोटर क्या काम करेगा, इसके क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि क्लॉकवाइज ही क्यों घूमेगा, तो फ्रेंड्स क्लॉकवाइज इसलिए घूमेगा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो आप इसका जब रिलेटिव मोशन निकालेंगे तो जितना फ्लक्स पहले कट रहा था अब ये उतना नहीं कटेगा। जैसा कि आप ऐसे कहीं खड़े हैं और कोई इंसान आया आपको ऐसे दौड़ते हुए लॉन्ग गया, मतलब कि क्रॉस कर गया, तो आप सोचेंगे ना कि किस स्पीड से ये मुझको काटा, तो इसका स्पीड ज्ञात करेंगे। अगर लेकिन फ्रेंड्स आप भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इधर दौड़ रहे हैं ऐसे, ठीक, और कोई इंसान आया आपसे उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तब ये आपको ऐसे काटेगा और आप भी ऐसे दौड़ रहे हैं, तो हो गया क्या, आप सोचेंगे ये हमें 2 किमी प्रति घंटे के हिसाब से काटा। अगर जब आप यही खड़े रहते, ये इंसान से 4 किमी प्रति घंटा के हिसाब से आता है, ऐसे दौड़ते हुए चला जाता, तो आपको लगता है कि इसने मुझे 4 किमी प्रति घंटा के हिसाब से काटा।
काटा। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी बैठता है। ये एंटी क्लॉक इसलिए नहीं जाता क्योंकि अगर एंटी क्लॉक के फ्रेंड्स जाएगा तो ये इसका रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले मतलब इसका ये हो जाएगा, पहले तो NS गति से कट रहा था, अब ये NS प्लस जितने स्पीड से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा अब उतने स्पीड से कटेगा। तो इस वजह से ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि रिलेटिव इसलिए घूमता है कि रिलेटिव मोशन कम हो सके और फ्लक्स पहले से कम कटे और करंट कम जनरेट हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और बाकी हमने आगे भी यही छोटा छोटा पार्ट इसको लिखा है, तो अब हम बताएंगे नहीं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको और आप लिख भी लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यही हमने आगे अच्छे से लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम आप सभी को बताएंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, पर यूनिट स्लिप क्या होता है और परसेंटेज स्लिप क्या होता है। ठीक, तो देखिए रिलेटिव स्लिप क्या होता है, स्पीड क्या होता है, NS माइनस NR, जिस हिसाब से फ्लक्स आपका रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड और किस हिसाब से रोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उन दोनों के बीच के डिफरेंट को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक, आगे देखिए स्लिप किसको कहते हैं, पर यूनिट स्लिप। जब हम इसी में NS का भाग दे देंगे, सिंक्रोनस स्पीड का भाग दे देंगे तो ये आपका स्लिप हो जाएगा, NS माइनस NR अपान NS, ये वो हो गया स्लिप। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं परसेंटेज स्लिप की। तो NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज स्लिप हो गया। ठीक, अब चलिए आगे हम बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे पहले नोट है, द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर वेरीज बिटवीन 2% टू 5%। तो जो स्लीप होता है इंडक्शन मोटर का वो वेरी करता है 2% से लेकर के 5% के बीच में। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स हम सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में हम क्या क्या बता पाएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो जाए और बहुत ज़्यादा डीप में बताने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि नोट्स जो हमारा है बहुत प्रॉपर ढंग से अगर हम चाहें तो इसको बताएं तो बहुत एक टॉपिक आधे घंटे 40-40 मिनट ले लेगा। तो हम वो सब चीज़ें नहीं बताने जा रहे हैं, बस मेनली चीज़ें हम डिस्कस कर देना चाहते हैं जो आपको आना चाहिए सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, तो चलिए अब हम बताएंगे टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इसका इंडक्शन मोटर का टॉर्क कितना होता है, इसका डेरिवेशन के बारे में बताएंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्टिंग से आप लोग देखिए ये आपका सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर्स है। तो यहाँ पे हमने 3 फेज की सप्लाई दी है RYB। इसका जो स्टेटर का फ्लक्स है वो NS गति से क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसका रोटर का जो फ्लक्स है, फ्लक्स नहीं, रोटर जो खुद है वो घूम रहा है NR गति से। ठीक, तो आगे देखिए अंडर रनिंग कंडीशंस स्लिप बराबर S और स्पीड बराबर NR। ठीक, इंड्यूज EMF पर फेज अंडर रनिंग कंडीशंस E2S होता है और करेंट अंडर रनिंग कंडीशंस इज I2S होता है। ठीक, यहाँ पे हम इसको मान रहे हैं तो इसको हम ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक, आगे देखिए सपोज पावर फैक्टर इज cos phi 2S। अब देखिए आगे, देन इलेक्ट्रिकल पावर इज द रोटर 3E2S I2S cos phi 2S। ठीक, तो यहाँ पे 3I2S E2S I2S cos phi 2S बराबर होता है इलेक्ट्रिकल पावर या फिर बोले तो रोटर कॉपर लॉस। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर इन द रोटर बराबर 3E2S I2S cos phi 2S। ठीक, तो और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ आगे देखिए, आगे रोटर कॉपर लॉस होता है, इसी चीज़ को आप रोटर कॉपर लॉस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को ही रोटर कॉपर लॉस कर सकते हैं। ठीक, तो ये रोटर कॉपर लॉस हो गया 3E2S I2S cos phi 2S। यहाँ पे देखिए इसको हम PRC से शो कर रहे हैं, रोटर कॉपर लॉस को PRC से शो कर रहे हैं। तो PRC बराबर 3S E2S। यहाँ पे देखिए I2S की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, E2S अपान Z2S, मतलब कि रोटर का जो इंड्यूस EMF है अपान रोटर का जो इम्पीडेंस है। ठीक, ऐसे ही cos phi 2S मतलब ये देखिए पावर फैक्टर है रोटर का, तो रोटर का पावर फैक्टर का जो फार्मूला आता है R2 रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस होता है, जैसा कि आप लोग ये जान ही रहे होंगे। तो हो गया R2 रोटर का रेजिस्टेंस अपान रोटर का इम्पीडेंस Z2S। ठीक, तो आप जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 3S E2S यस E2S R2 R का स्क्वायर फिर बोले तो R2 की स्क्वायर अपान रूट में देखिए Z2S का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ पे देखिए Z2S होता है R2 प्लस JX2S। ठीक, तो इसको आप जो मॉड इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस यस X2 नॉट का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस चीज़ को लिख दिया है और इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया है। ठीक, चलिए आगे दिखा